नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत हमने आपसे पिछले वीडियो में बात की थी उपग्रहों के विकास के इतिहास की, यानी द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि प्रथम जो सैटेलाइट था वो कौन सा था, प्रथम जीव कौन सा था जो अंतरिक्ष में भेजा गया था, प्रथम व्यक्ति कौन से थे। ठीक है, ये भी हमने बात की थी आपसे। इसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि पहले वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। ठीक है, और इसके बाद विदेशी उपग्रह टाइरोस और नोवा की बात की थी। समुद्री उपग्रह जिसे शोध उपग्रह कहा जाता है, इसकी भी बात की थी। आकाश प्रयोगशाला यानी स्काई लैब की बात की थी। स्पॉट सैटेलाइट की बात की थी। लैंड सेट उपग्रह क्रम की भी बात की थी आपसे। सूर्य तुल्यकालिक और भू तुल्यकालिक क्या होता है ये भी बताया था। भू संसाधन उपग्रह जो दो प्रकार के होते हैं, एक मानव युक्त भू संसाधन उपग्रह और दूसरा था मानव रहित भू संसाधन उपग्रह। ठीक है, इसके बाद समुद्री प्रबोधक उपग्रह यानी ओशन मॉनिटरिंग सैटेलाइट की बात की थी। जापान के उपग्रह MOSIA की बात की थी। और इसके बाद हमने विश्व के प्रमुख स्पेस एजेंसीज हैं जो उन पर भी चर्चा की थी। ठीक है, तो चलिए आज उपग्रहों के विकास के इतिहास के पार्ट 2 पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ पार्ट नीचे वाला ऊपर आ गया है, तो इसमें हम आगे बात करने वाले हैं मौसम विज्ञानी उपग्रह यानी मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स। ठीक है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो मौसम विज्ञानी उपग्रह हैं उन्हें पहली बात तो मीटियोसैट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे समुद्री वाले थे उन्हें सी सैट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो मौसम वाले होते हैं उन्हें मीटियोसैट कहते हैं। तो मीटियोसैट मुख्यतः मौसम की भविष्यवाणी और प्रबोधन का मतलब मॉनिटरिंग करने के लिए है। मीटियोसैट आंकड़ों का उपयोग प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी के लिए किया जाता है, जहां की बहुत वृहद क्षेत्र का मानचित्रण किया जा सकता है। यानी मीटियोसैट सैटेलाइट के माध्यम से जो आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं उनका उपयोग प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी के लिए और मानचित्रण के लिए किया जाता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नोवा क्रम प्रमुख है। इसके अलावा लैंडसैट, स्पॉट, IRS उपग्रह की भांति इन्हें ध्रुव के नज़दीक सूर्य तुल्यकालिक यानी सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया गया है। ठीक है, केवल GOES तथा इनसैट क्रम उपग्रह ही भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको पहले भी बताया है सूर्य तुल्यकालिक क्या है और भूस्थैतिक क्या है। ठीक है, यानी अगर हम ये पृथ्वी का चित्र बनाएं तो जो नोवा, लैंडसैट, स्पॉट और IRS है ये एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव और दूसरे ध्रुव से पहले ध्रुव, इस प्रकार ध्रुव से ध्रुव की ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, वहीं जो GOES और इनसैट क्रम है ये पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, इस प्रकार चक्कर लगाते हैं इसका। ठीक है, भारत ने भी इनसैट क्रम के उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया और जो दूर संचार और जलवायु विज्ञानी उपग्रह हैं, तो ये आपको याद रखना है, भारत ने जो इनसैट क्रम छोड़ा है वो दूर संचारी और जलवायु विज्ञानी उपग्रह है। ठीक है, मौसम विज्ञानी उपग्रह यानी मीटियोसैट 8 को अंतरिक्ष में अगस्त 2002 में प्रक्षेपित किया गया। इसको MSG-1 के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि मीटियोसैट 8 को MSG-1 के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे MSG का मतलब क्या है, तो मीटियोसैट सेकेंड जनरेशन यानी MSG और 2008
यानी 2008 में लॉन्च किया गया था, इसलिए इसका नाम मीटियोसेट 8 या शॉर्ट फॉर्म में MSG-1 के नाम से जाना जाता है। मीटियोसेट 8 एवं मीटियोसेट 9 दोनों ही क्रियाशील हैं, यानी अभी भी वो काम कर रहे हैं। इसके बाद है आइकोनोस 2 को अमेरिका द्वारा सितंबर 1999 में अंतरिक्ष में स्थापित किया। भू अवलोकन यानी 1 अर्थ ऑब्जर्वेशन 1 या इसे E01 को भी वर्ष 2000 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, भू अवलोकन यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन 1 मिशन नासा का एक नया सहस्त्राब्दी यानी मिलेनियम प्रोग्राम था। ठीक है, नासा के बारे में हमने आपको बताया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नासा का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नासा के बारे में आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, और इसके चीफ कौन है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद है प्रोबा या चेरिश यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी यूरोपियन स्पेस संस्था ESA का सबसे सूक्ष्म यानी प्रोजेक्ट फॉर ऑन ब्रॉड ऑटोनॉमी यानी प्रोबा है, जिसे अक्टूबर 2001 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, क्रिश का जो उपयोग है वो धरातल के दिशा स्पेक्ट्रल परिवर्तन मापन करने में किया जाता है, जो नए जैव भौतिक यानी बायोफिजिकल एवं जैव रासायनिक सूचनाओं को प्रस्तुत करने में अति सहायक है। स्पेक्ट्रल के बारे में हमने आपको बताया था। इसके बाद है इनवीसैट 1। इनवीसैट को 2001 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य वायुमंडल, समुद्र, भूमि और हिमानी क्षेत्रों की विशेषताओं का मापन करना था। तो यानी कि इनवीसैट काफ़ी व्यापक था, जो वायुमंडल, समुद्र, भूमि और हिमानी सबको कवर करता था। ये तो बात हो गई विश्व की। अब हम भारत की बात कर लेते हैं कि भारत का जो सुदूर संवेदन कार्यक्रम है वो कैसा रहा। तो भारत द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुभारंभ 1972 में भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग यानी स्पेस कमीशन एवं अंतरिक्ष विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी डॉस की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई और तभी से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम भी शुरू हुआ। अंतरिक्ष विभाग यानी DOS के अंतर्गत भारतीय अनुसंधान संगठन यानी इसरो राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की योजनाओं के विकास तथा इनको कार्यान्वित करने में मूलभूत भूमिका निभाता है। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि जो इसरो है, हमारा स्पेस एजेंसी है, वो किस विभाग के अंतर्गत काम करती है, तो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत। ठीक है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी जो कि कहाँ पर है, अहमदाबाद में। ये आपको याद रखना है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद तथा तिरुपति के पास स्थित राष्ट्रीय आयन मंडलीय, समताप मंडलीय और अधोमंडलीय रडार सुविधाएं अंतरिक्ष विज्ञान की खोज में कार्य करती हैं। ठीक है, ये सब अंतरिक्ष विभाग द्वारा ही संचालित होते हैं। इसके बाद है हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्था यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी यानी NRSA। दोस्तों, इसका डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है। ठीक है, ये नेशनल है, ये आपको याद रखना है। यह एक स्वायत्त संस्था है जो अंतरिक्ष आधारित सुदूर संवेदन सूचनाओं को उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
यहाँ पे जो NRS है वह आपका हैदराबाद में है। वहीं पे आपका एक और है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, यानी इसे शॉर्ट में कहते हैं IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ये आपका देहरादून में है, ठीक है। और देहरादून आपको पता है कि ये उत्तराखंड में है। इसके बाद है, ये तो भारत में कार्यक्रमों की शुरुआत कैसे हुई अंतरिक्ष कार्यक्रमों की, इसकी बात थी। इसके बाद है कि भारत द्वारा किए गए कुछ प्रारंभिक प्रयोग यानी अर्ली एक्सपेरिमेंट, यानी भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में पहले कौन कौन से उपग्रहों को लॉन्च किया। तो भारत ने सबसे पहले आर्यभट्ट, ठीक है। तो भारत का जो प्रथम उपग्रह था वो आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 में पृथ्वी के कक्ष के नज़दीक सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। यानी भारत अभी सक्षम नहीं था पूर्णतः कि वह खुद उपग्रह लॉन्च कर सके, इसलिए उसने किसका सहारा लिया? सोवियत संघ की सहायता से। इसके बाद आया भास्कर। भास्कर 1 का जो प्रक्षेपण था वो 7 जून 1979 में, व भास्कर 2 का प्रक्षेपण 20 नवंबर 1981 में रूस के इंटरकॉसमॉस रॉकेट की सहायता से किया गया था, ठीक है। यानी जो आर्यभट्ट था वो सोवियत संघ की सहायता से और जो भास्कर है वो रूस की सहायता से। इसके बाद जो अगला उपग्रह था वो था एप्पल। इसका फुल फॉर्म है एप्पल का एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, यानी कि एप्पल। एप्पल एक भूतुल्यकालिक, ये हमने बताया है, भूतुल्यकालिक का मतलब है कि पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाना, ठीक है, इस प्रकार। तो एप्पल जो है वो भूतुल्यकालिक संचार उपग्रह था, जिसे 19 जून 1981 में यूरोप अंतरिक्ष संस्था यानी ESA के एरियोन प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। यानी आर्यभट्ट अलग देश के सहयोग से लॉन्च किया भारत ने, आपका भास्कर अलग देश के सहयोग से और एप्पल अलग देश के सहयोग से लॉन्च किया। इसका उपयोग संचार कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए किया गया। नोट यहाँ पे हम बता दें अब आपको कि सौर तुल्यकालिक यानी सन सिंक्रोनस और भूतुल्यकालिक यानी जियो सिंक्रोनस क्या होता है, इस चित्र के माध्यम से आप समझ पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों सन सिंक्रोनस को दिखाया गया है, जो लाल कलर की आप पट्टी देख पा रहे हैं ये आपका सन सिंक्रोनस है, यानी कि ये चक्कर लगाते हैं। इधर से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन इसके पीछे से घूम करके फिर ऐसे चक्कर लगाते हैं, यानी एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं। जो उपग्रह वो सन सिंक्रोनस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बता दें कि जो सन सिंक्रोनस उपग्रह होता है उसको लगभग 1000 किलोमीटर से नीचे ही स्थापित किया जाता है, ठीक है। वहीं जो आपका जियो स्टेशनरी है या जियो सिंक्रोनस उपग्रह होते हैं या भूतुल्यकालिक होते हैं, वे पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा में इस प्रकार चक्कर लगाते हैं और ये लगभग 36,000 की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो दिखाया भी गया है दोस्तों, जो आपका सन सिंक्रोनस है वो 200 से लेकर के 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, और जो भूतुल्यकालिक हैं वो लगभग 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। तो अब आपको भूतुल्यकालिक और सूर्य तुल्यकालिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो अगला उपग्रह भारत ने लॉन्च किया वो था आपका रोहिणी, ठीक है। रोहिणी क्रम के उपग्रह भारत द्वारा निर्मित SLV-3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किए गए थे, ठीक है। रोहिणी क्रम के दो अन्य उपग्रह SCROS-C व S2 को क्रमशः 20 मई 1992 यानी SROS को 20 मई 1992 और S2 को 4 मई 1994 को भारत में निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण यान
ASLV द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में 2 फुल फॉर्म बताने हैं। एक फुल फॉर्म बताना है आपका PSLV का फुल फॉर्म क्या है और GSLV का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। इसके बाद जो अगला उपग्रह था वो था आपका साइट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट यानी कि साइट। यह एक प्रकार का अनुसंधान परियोजना थी जिसका उद्देश्य उपग्रह तकनीक संभावनाओं का पता लगाना था। इस प्रयोग को संयुक्त राज्य अमेरिका के ATS-6 यानी एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी सैटेलाइट की सहायता से वर्ष 1975-76 के दौरान संपन्न किया गया था। तो साइट किसकी सहायता से? USA की सहायता से। इसके बाद है स्टेप, फुल फॉर्म है इसका सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट यानी स्टेप। स्टेप को 1977 और 79 के दौरान फ्रांस व जर्मनी सिम्फोनी उपग्रह की सहायता से संपन्न किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य घरेलू दूरसंचार तथा भूमि पर तकनीकी ढांचा तैयार करने के लिए भूस्थैतिक उपग्रह प्रणाली का क्रियान्वयन कर अनुभव प्राप्त करना था। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, जिसको इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी INSS। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली भारतीय अंतरिक्ष संस्थान ISRO, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी, दूरदर्शन इत्यादि कई विभागों के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय दूरसंचार, आकाशवाणी व दूरदर्शन का विस्तार एवं मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इनसैट 1A। इनसैट 1A को 10 अप्रैल 1982, ये डेट आपको याद रखनी है। इनसैट 1 को 10 अप्रैल 1982 को कैप कार्नवेल अमेरिका से छोड़ा गया, लेकिन 6 दिसंबर 1982 के बाद इसने कार्य करना बंद कर दिया। इसके बाद आया इनसैट 1B को अगस्त 1983 में कैप कार्नवेल से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। यानी इनसैट 1A को भी कार्नवेल से ही लॉन्च किया गया था और इनसैट 1B को भी कार्नवाल से ही लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही भारत एशिया में बहुउद्देशीय उपग्रह छोड़ने वाला जापान, इंडोनेशिया के बाद तीसरा देश बन गया। इसके बाद आया इनसैट 1C को यूरोपियन अंतरिक्ष संस्था यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा एरियन 3 रॉकेट की सहायता से 22 जुलाई 1988 में फ्रेंच गुयाना, नाम याद रखना है आपको, फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया। नवंबर 1989 को इसे अनुपयोगी घोषित किया गया। इसके बाद आया इनसैट 1D। ये अमेरिका प्रक्षेपण पैड से 12 जून 1990 को छोड़ा गया था और 17 जुलाई 1990 से उपयोग में आया। यानी 12 जून 1990 को छोड़ा गया और 17 जुलाई 1990 से उपयोग में आया। यह इनसैट 1 का चौथा एवं अंतिम उपग्रह था। यानी इनसैट के 4 उपग्रह छोड़े गए, इनसैट 1A, इनसैट 1B, इनसैट 1C और इनसैट 1D। इसके द्वारा दूरसंचार, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। इसके बाद था इनसैट 2। भारत द्वारा स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह इनसैट श्रृंखला द्वितीय पीढ़ी का उपग्रह है। इनसैट 2A को
एरियन 4 रॉकेट की सहायता से 10 जुलाई 1995 को छोड़ा गया। यह उपग्रह इनसैट 1 श्रृंखला से अधिक शक्तिशाली श्रेणी का था। इसी क्रम में इनसैट 2B स्वदेशी तकनीक से निर्मित था, यानी अब भारत ने किसी विदेशी तकनीक का सहारा नहीं लिया बल्कि खुद अपनी तकनीक का सहारा लिया और इसको 23 जुलाई 1993 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक छोड़ दिया गया। 4 जून 1997 को का दिन भारत के लिए सबसे गौरवशाली दिन था, जब भारत ने अपने ही देश में निर्मित 2079 किलोग्राम का यानी 2079 किलोग्राम का इनसैट 2D, क्या नाम था, इनसैट 2D को बाह्य अंतरिक्ष में स्थापित किया। इनसैट 2D बुनियादी टेलीफोन सुविधा तथा दूरदर्शन के कार्यक्रमों को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए 23 ट्रांसपोंडर्स लगे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत का स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहला उपग्रह कौन सा था, तो इनसैट 2D था। इस श्रृंखला के 5वें उपग्रह यानी इनसैट 2E को भारत ने 3 अप्रैल 1999 को छोड़ा तथा इसके साथ ही भारत उन देशों की श्रेणी में आ गया जो उपग्रह को दूसरे देशों को लीज पर देते हैं। यानी अब भारत अपने उपग्रह तो लॉन्च ही करता था बल्कि दूसरे देशों के उपग्रहों को भी किराए पर लॉन्च करता था, यानी पैसे लेकर के लॉन्च करने लगा। इनसैट क्रम के उपग्रहों का उपयोग निम्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है, आज भी मतलब हो रहा है। पहला तो है टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार के क्षेत्र में, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, रेडियो तथा दूरदर्शन के क्षेत्र में भी इनका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवर्धक यानी ऑगमेंटेड दूरदर्शन प्राप्तकर्ता द्वारा सीधे दूरदर्शन का प्रसारण करता है। यानी जो इनसैट श्रृंखला है, आज जो टीवी देखते हैं आप, दूरदर्शन पे जो भी कार्यक्रम आते हैं, रेडियो सुनते हैं, ये सब हो पा रहा है आपके इनसैट क्रम के उपग्रहों के द्वारा ही। इसके बाद है भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह क्रम यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज यानी IRS। भारत सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह श्रृंखला का प्रथम उपग्रह IRS-1A को मार्च 1988 में सोवियत वोस्टक रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। यानी अभी तक जो आपको उपग्रह बताए गए थे वो विभिन्न कार्यों के लिए छोड़े गए थे, लेकिन केवल और रिमोट सेंसिंग के लिए भारत का जो पहला उपग्रह था वो था IRS-1A, जिसे 1988 में लॉन्च किया गया सोवियत संघ की सहायता से। ठीक है। इसी श्रृंखला का जो द्वितीय उपग्रह था वो था IRS-1B को अगस्त 1991 91 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे सन थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है दोस्तों, IRS-1B को अगस्त 1991 को प्रक्षेपित किया गया, जो अभी भी निरंतर कार्य कर रहा है। इसी प्रकार तृतीय उपग्रह जिसका नाम था IRS-1C को 28 दिसंबर 1995 में रूसी रॉकेट द्वारा मोलिया से प्रक्षेपित किया गया। जो चतुर्थ उपग्रह था उसका नाम था IRS-1D, इसे 29 सितंबर 1997 को प्रक्षेपित किया गया। यानी पहला IRS जो था वो 1988, दूसरा 91, तीसरा 95 और चौथा 97 में प्रक्षेपित किया गया, जो IRS-1C के ही समान है। IRS-P2 तथा IRS-P1 को भारत में निर्मित PSLV, दोस्तों PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, द्वारा क्रमशः 15 अक्टूबर 1994
और 21 मार्च 1996 को प्रक्षेपित किया गया। यानी जो IRS-P2 था उसे 15 अक्टूबर 1994 और जो IRS-P1 है इसे 21 मार्च 1996 को प्रक्षेपित किया गया। IRS-P4 को PSLV-C2 द्वारा 26 मई 1999 को प्रक्षेपित किया गया। उपग्रह नियंत्रण केंद्र बंगलौर में स्थित है। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि उपग्रह नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो बंगलौर में है, बंगलौर कर्नाटक में। इसके अतिरिक्त लखनऊ तथा मॉरिटियस उप स्टेशन भी निरंतर IRS उपग्रह का प्रबोधन यानी मॉनिटर करते रहते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्था यानी NRS जो कि हैदराबाद में है का आंकड़ों का प्राप्त करने वाला स्टेशन हैदराबाद के पास सादनगर में स्थित है। यहाँ पर उपग्रह से आंकड़ों को प्राप्त कर इन्हें प्रयोग के योग्य बनाया जाता है। तत्पश्चात हैदराबाद में NRSA द्वारा आंकड़ों को वितरित करने की सुविधा भी दी जाती है। भारतीय सुदूर संवेदन प्रणाली का सबसे मुख्य आधार राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम यानी NNRMS है, जो भारत के प्राकृतिक संसाधनों के आंकड़ों का प्रभावशाली ढंग से प्रबंधन करती है। IRS के आंकड़ों को कई उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि कृषि फसलों का उत्पादन अनुमान, सूखाग्रस्त क्षेत्रों का प्रबंधन करना, बाढ़ क्षेत्रों का मानचित्रण करना, भूमि उपयोग मानचित्रण बनाना, बेकार भूमि का प्रबंधन, जल संसाधनों का प्रबंधन, समुद्री संसाधनों का सर्वेक्षण, नगरीय योजनाओं, खनिज संभावनाएं, वन सर्वेक्षण इत्यादि। यानी आप देख पा रहे हैं कि जो IRS यानी कि रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनका क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। IRS आंकड़ों का सबसे अनोखा जो उपयोग है IMSD यानी इंटीग्रेटेड मिशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। वास्तव में IMSD के अंतर्गत 174 जिलों का सम्मिलित किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य उपग्रही तथा सामाजिक व आर्थिक धरातलीय आंकड़ों की सहायता से सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इसरो के कुछ सेंटर्स दिखाए गए हैं जो कि भारत में अलग अलग यूनिट हैं। ठीक है, जैसे आपका मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो है आपकी भोपाल मध्य प्रदेश में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NRC ये हैदराबाद तेलंगाना में है। इसके बाद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी CDSC शार SHAR ये कहाँ है, नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स ये तमिलनाडु महेंद्रगिरी में है। इसके बाद है इसरो इंटरसियल सिस्टम यूनिट ये आपकी कहाँ पर है। और इसके अलावा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी आपका तिरुवनंतपुरम केरल में है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो हेडक्वार्टर ये बेंगलोर और कर्नाटक में है, यानी इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट और इसके साथ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी IIRS ये देहरादून उत्तराखंड में है।
सेमी कंडक्टर लैबोरेटरी आपकी चंडीगढ़ पंजाब में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा और कुछ और जानकारी दी गई है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की जो स्थापना है वह 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ठीक है, यह एक इट इज इंडियंस स्पेस एजेंसी यानी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है ये। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में यहीं तक दोस्तों। आज हमने आपसे बात की, विभिन्न चीज़ों के बारे में आपसे चर्चाएं की गई, क्योंकि ये पार्ट 2 था आपका। ठीक है, आज हमने आपसे बात की कुछ मौसम विज्ञानी उपग्रह मीटियोसैट के बारे में, सूर्य तुल्यकालिक कुछ उपग्रह बताए, कुछ भूस्थैतिक उपग्रह बताए, मीटियोसैट जिसे MSG-1 के नाम से जाना जाता है इसके बारे में बताया, आइकोनॉस के बारे में बताया आपको, प्रोबा और चेरिश के बारे में बताया, इनवीसैट-1 के भी बारे में बताया। इसके अलावा हमने भारत का सुदूर संवेदन कार्यक्रम देखा। ठीक है, NRSA को भी देखा जो कि हैदराबाद में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में है, उसे भी देखा। भारत के द्वारा प्रारंभिक प्रयोग देखे जिनमें आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल, रोहिणी क्रम, साइट, स्टेप, इसके बारे में देखा। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली यानी INSS के बारे में देखा, जिसमें INSAT-1A, INSAT-1B, INSAT-1C, INSAT-1D के बारे में बात की। इसके बाद INSAT-2 क्रम आया। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि INSAT के जो उपग्रह थे उनका उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है। भारतीय सुदूर संवेदक उपग्रह क्रम यानी अब यहाँ से रिमोट सेंसिंग भारत में किस प्रकार आगे बढ़ा। तो IRS के बारे में देखा, जिसमें IRS-1A, IRS-1B, IRS-1C, IRS-1D के बारे में हमने बात की आपसे। ठीक है, इसके बाद हमने भारत में इसरो के कुछ सेंटर्स हैं उनके बारे में भी हमने आपसे चर्चा की। ठीक है दोस्तों, आपको पिछले वीडियो का यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो PDF है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।